रूस में 20 नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है। जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आज हमारे बीच में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और एनएसयूआई के प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी। वो आज युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर, जो ज्वलंत मुद्दा है देश का, उस पर आपसे बात करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सीधा आपसे बात करें। साथियों, सबसे पहले तो आप सब इस प्रेस वार्ता के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विनीत जी ने बताया, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को यह जानकारी मिली होगी कि रूस में 20 नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। बंधक क्यों बना करके रखा गया है? क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा और वहाँ पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान, नोट कीजिएगा, गुजरात मॉडल, गुजरात का एक नौजवान, उसकी दुखद मौत हो गई है। और इस संवेदनशील विषय पर चारों तरफ चुप्पी है। होता है ना कि मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है। तो जब प्रचार की बात आती है, फोटो ऑप का बात आता है, तो प्रचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और देश से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, नौजवान से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये कितनी गंभीर विषय है कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है। राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध ये है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक नौजवान आया और कहा, भैया, जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति ये है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह न्यायालय के अधीन चली जाती है। और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है।
और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, मरता क्या ना करता, बहला फुसला करके, सपने दिखा करके कि विदेश में आपको नौकरी मिल रही है, देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और आपको जोड़ दूं, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सपना देखने वाले जो माँ बाप हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और आए दिन यह खबर सुनने को मिलती है फिर से अखबार के किसी आखिरी कोने में कि कभी अमेरिका में जो है किसी नौजवान को किसी यूनिवर्सिटी में मार दिया गया है, भारतीय नौजवान को, कभी ऑस्ट्रेलिया में मार दिया गया है, कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है। और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है? विश्व गुरु का। विश्व गुरु नहीं है गुरु, आप पक्का से ना विश्व गुरु हैं, और आप इस देश के नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। और जिस तरह से देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है, यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। इसी विषय पे आप सबसे बातचीत के लिए हम साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक अपनी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इसी इशू पे जो भी प्रश्न है पूछिए, बहुत ज्वलंत मुद्दा है आपके प्रश्न का। रूस में जो आप बता रहे हैं 20 भारतीय नौजवानों को बंधक बनाया हुआ, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट आर्मी में ही है वहां पर जहां पर बंधक बनाया हुआ है? इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, इसको हम लोग, इसके दो पहलू हैं। पहला तो कोई अपना घर बार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है, जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है। जैसे मैं बिहार से हूँ सर, हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है, ये सच बात है। वरना अपना घर बार छोड़ करके क्यों आएगा कोई? पंजाब का कोई व्यक्ति तो बिहार में जाकर के धान काट नहीं रहा है, बिहार का ही लोग जाकर के काट रहा है। तो पहला मसला ये है कि अपने देश में, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, ये सबसे प्रमुख बात है। दूसरा, फिर मरता क्या ना करता, जो काम मिल जाए सर। यहीं हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे जो है बहुत सारी एम्बेसी है, लोग जो है रात को 2 बजे से लाइन लगाते हैं वीजा लगवाने के लिए। 2 बजे से 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। कहते हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है, 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। फिर जहां जो काम मिल जाए, और ठेके पे बाहर में आर्मी में भर्ती की जाती है। हमारे देश में नहीं की जाती थी, अब की जाएगी, अभी इसकी शुरुआत हो गई है, तो की ही जाती है। इजराइल का मामला अलग है, इजराइल में आर्मी में नहीं, दूसरे काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेड नहीं बल्कि और दूसरे सिविलियन काम के लिए जो है भारतीय नौजवानों को अलग अलग कंपनियां जो है देश के अलग अलग शहरों में सक्रिय है। किसी ना किसी कोने में जो है तुरंत आइए, मिनटों में वीजा पाइए के विज्ञापन के साथ जो है दुकान खुले हुए हैं। और भारतीय नौजवान जो है उसमें किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको देश में कोई अवसर मिल नहीं रहा है, तो विदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहत जो है बाहर चले जाते हैं। और वहाँ जाकर के जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, वो फंस जाते हैं, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए, अब इस बात का जवाब एक्चुअली हमारे सीनियर जयशंकर जी देते, विदेश मंत्री वो हैं,
कि किस वीजा पे ये लोग गए हैं, सरकार का इस पे क्या स्टेटमेंट है। हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है। और हम आपको याद दिला दें, यही प्रचार भी तो किया गया था। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी और जो है मोदी जी के लिए बड़ा बड़ा प्रचार हुआ था, हर अखबार के पृष्ठ पे छपा था कि खुद से हेलीकॉप्टर चला करके गए हैं। नहीं, खुद से नहीं गए थे, मतलब हेलीकॉप्टर लेके गए हैं और गुजरातियों को निकाल करके ला रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में कोई गुजराती को कुछ हो जाए तो मोदी जी पर्सनली जो है उसकी मदद करते हैं। तो हम बस उनको याद दिला रहे हैं कि जो है आपका ये गुण कहाँ है, हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के बाहर जो भारतीय नौजवानों के साथ देश के अंदर जो परिस्थिति है जिसके चलते उनको विदेश जाना पड़ रहा है, तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। ये तो सरकार बताए कि कैसे गए हैं, किस माध्यम से गए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए हैं कि वर्क वीजा पे गए हैं कि टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, वीजा का कैटेगरी का है, H1N1 कौन सा वीजा लेकर के गए हैं, ये तो सरकार बताएगी। हम कैसे बता सकते हैं, हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं। बेरोजगारी का आलम यह है कि अब तक की सबसे उच्चतम स्तर पे है। सरकार की तरफ से कल आंकड़ा भी ये सामने आया कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% हो गई है। क्या कहेंगे आप? 750 लोग जो है वो धन्ना सेठ हो गए हैं, अरबों खरबों में उनकी कमाई हो गई है, और किसान ने आत्महत्या कर लिया है 12,500। इसको कैसे देखते हैं? जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, विकास दर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है, महंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है, नौजवानों की आत्महत्या दर बढ़ रही है तो चिंता की बात है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है, मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, ये अपना ही पैसा, आपका अपना पैसा, आपकी कमाई का एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जमा किया है, और जब बेटी का शादी है, मकान बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, जीडीपी बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार यही सवाल पूछते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, शानदार, सुंदर, लेकिन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? तो धन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आंकड़ा उठा करके देखिए, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जनरेशन जो है इतिहास में सबसे गरीब जनरेशन है। कोई एसेट्स नहीं खरीद पा रहा है, अगर कोई एसेट खरीद रहा है तो ईएमआई पे खरीद रहा है। तो ये जीडीपी ग्रोथ किसका है, वो देखने की बात है ना। और इसमें कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं, ये तो और अच्छी बात है। तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब तो हम कह सकते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ अगर 7.5% हो गया है तो फिर वो जो मांग है इस देश के विद्यार्थियों का कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो 10वां हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पे खर्च करने लगी। लेकिन आपको मालूम है कि इस बार के बजट में जो है एजुकेशन के ऊपर कटौती की गई है। तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है, एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी, एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने, लाडली कहां है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। एमएसपी पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि एमएसपी दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। जीडीपी बढ़ा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। तो हिंसा कहीं भी हो, बीएचयू में हो कि जेएनयू में हो कि एएमयू में हो, हिंसा अच्छी बात नहीं है। किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है,
जय शाह के पिताजी जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर है। ये तो कहीं भी हिंसा क्यों हो, हिंसा होने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी जो जनसभाएं वो ऑलरेडी शुरू कर दी और सीईसी में बैठक चली बड़ी लंबी और बहुत ही जल्द इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी? वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। 400 पार की बात करिए बीजेपी, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी का? मैडम एक एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, और जो है प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया, एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। कन्हैया जी, वो शायद सवाल ये था कि सीईसी की जो बैठक है, बीजेपी सत्ता में है, 400 पार की बात कर रही है, उनकी सीईसी की बैठक हो गई, पहली लिस्ट की तैयारी है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सीईसी कब होगी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अलायंस टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में होगा नहीं होगा, इस कितना पर ये भी चिंता संशय है बना आपको हुआ है। हमारी, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। कांग्रेस कवर करते हैं ना, कितनी इसलिए चिंता आपसे करते सवाल हैं कर आप सकते हमारी, हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितना चिंतित हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है। चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। अभी 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए। इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं, ले विषय कुछ और है। ठीक है कन्हैया जी ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का मर्डर भी हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। ये जितने भी हाल के महीनों में मर्डर या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिश देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? ये विषय अभी आज का नहीं है प्रेस वार्ता का। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतीय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिश है, लेकिन एक चिंताजनक और गंभीर परिस्थिति जो जरूर है। मान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने पे चीज़ें आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बिहार से हूं, और जो है जब हम लोग महाराष्ट्र जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी। गुजरात में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? ऐसी घटनाएं तब घटती हैं जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही भारत में अगर रोजगार की स्थिति होती तो भारतीय नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम कहीं जाते हैं तो आउटसाइडर्स को लेकर के एक इनसिक्योरिटी होती है स्वाभाविक रूप से, और कैंपेन भी यही किया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है, बाहर का लोग आकर के यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से जो है आइडेंटिटी के आधार पे पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, और नफरत फैलाई जाती है, और नफरत का शिकार जो है वो लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत की सरकार की साजिश है, लेकिन ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में भारत की सरकार को एक्ट करना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई, ऐसा कोई अमेरिका से उसका कंपैरिजन हो सकता है क्या बिहार के किसी व्यक्ति के साथ? नहीं, बस मैंने समझने के लिए उदाहरण दिया है, कंपैरिजन नहीं है। दोनों की ज्योग्राफी अलग है, परिस्थिति अलग है, बस हमने समझने के लिए उदाहरण दिया। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम रूस की ही बात कर रहे हैं। इजराइल को लेकर जो आपने कहा, तो आपकी एग्जैक्ट मांग इजराइल के मामले में क्या होगी गवर्नमेंट से, कि सरकार क्या करेगी? सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यहीं रोजगार की व्यवस्था कीजिए।
भारतीय नौजवानों को किसी भी परिस्थिति में वॉर जोन में जाकर के काम करना पड़े, जहाँ मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लोग जाकर के क्यों अपनी जान गंवाएं? उनको यही रोजगार दिलाइए और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 10 साल अब पूरा होने को हैं, इस हिसाब से जो है आप 20 करोड़ नौकरी पैदा करते, 20 करोड़ आप नौकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई? किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हों और वहां पे जो है हम गार्डन साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं, ये अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो ये मृत काल चल रहा है, उस मृत काल को बंद करके ही सही मायनों में अमृत काल शुरू किया जा सकता है। ठीक, धन्यवाद। अब मुझे फिर कभी इसी इशू पे अगर कुछ है तो नहीं तो इसी इशू पे है सर, क्योंकि वहाँ हमारी साथी ने जो आपसे सवाल पूछा था वो इसलिए पूछा था कि आप कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल से छात्रों के लिए अमृतकाल तभी लाएंगे जब सत्ता परिवर्तन करेंगे। आप विपक्ष हैं तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं इस सत्ता परिवर्तन के लिए? इसीलिए उन्होंने पूछा उसके लिए था। दूसरे स्पोक्स पर्सन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।